सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 34। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन जेन ने लॉर्ड शाओ का कत्ल करके शाओशी को हमेशा के लिए फेंग हान का दुश्मन बना दिया। इधर फेंग हान बाउंटी का रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए वांगुई सी मार्केट में पहुंच जाता है, जहां पर फेंग हान की मुलाकात सी माउंट से हो गई। ये बंदा फेंग हान को जेली फिश का रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हो जाता है। मीनवाइल उसने फेंग हान के साथ एक वुडन पीस का भी सौदा कर लिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि सी माउंट फेंग हान और उसके साथियों को लेकर एक जगह पर पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि इस हॉल को ब्रॉन्ज हॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 9 फायर रिफाइंड कॉपर से बनाया गया है। शुरू से ही मैं इसी जगह पर ची प्रैक्टिस करता आया हूँ और मेरे ख्याल से आपको भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने में कोई मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल से यही जगह कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट है और साथ ही मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो फेंग हान ने भी उसकी बात मान ली। वो शाओलिंग से कह रहा था कि मैं और लॉन्गशान अंदर जाके कल्टीवेट करेंगे, तब तक तुम यहीं पर पहरा देना। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर कौन सा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। जिसके बाद फेंग हान लॉन्गशान को लेकर उस रूम में चला जाता है। इधर शाओलिंग को फेंग हान पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था। इधर फेंग हान ने उस रूम में आते ही वहाँ पर अपना एक सेटअप लगा दिया। उसने वहाँ पर एक वुडन बेल क्रिएट कर दी थी। जिसके बाद वो शाओलिंग से कहने लगा कि ये दूसरे लोगों की टेरिटरी है, हमें नहीं पता कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे, इसीलिए हमें हर वक्त यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। अगर यहाँ पर किसी और ने घुसने की कोशिश की तो वुडन बेल अलार्म कर देगी और इससे हम समय रहते खुद को बचा पाएंगे। इधर शाओलिंग उस रूम के बाहर चक्कर काट रही थी, जिसे सी माउंट काफी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। बाद में वो कहता है, मिस शाओलिंग, मेरे ख्याल से आप काफी ज्यादा परेशान हो, अगर चाहो तो आप मेरे साथ अपना दुख बांट सकती हो। आप शाओलिंग ठहरी एक नंबर की मुंहफट। वो कहती है, तुम तो अपना काम से काम रखो, मेरे मसले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन सी माउंट का हाई बाज आने वाला था। वो शाओलिंग के पास जाकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ फेंग हान बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसे खड़ूस बंदे का सर्वेंट बनना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अगर सच बताऊँ तो मैं भी किसी का सर्वेंट हूँ और मेरा मास्टर भी बिल्कुल फेंग हान जैसा ही खड़ूस है। और अब सी माउंट ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी। वो कहते हैं, मिस शाओलिंग, हमारी वांगुई सी मार्केट के रूल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर तो ग्रेट इमॉर्टल से लेकर डीमन और इवल कल्टिवेटर भी आते रहते हैं, लेकिन कोई भी आपस में झगड़े नहीं कर सकता। अगर किसी ने यहाँ पर लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की तो उसे सीधे एग्जीक्यूट किया जाता है। इसलिए हमारा वांगुई सी मार्केट सबसे सेफ जगह है। तो आप बिल्कुल भी फेंग हान की बातों पर यकीन ना करें। अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो जा सकती हो, वह बाहर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इधर फेंग हान को अगर किसी चीज की जरूरत रही तो मैं हूँ ना, मैं उसकी मदद करूँगा। तो शाओलिंग भी उसकी बातों में आकर मार्केट की तरफ निकल पड़ी, लेकिन जाते हुए उसने सी माउंट को धमका दिया था कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहला वो उसका घर जला देगी। जिस पर वो कहते हैं, हाँ मोहतरमा, शौक से जलाए, लेकिन मुझे पता है उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब आप वहाँ जाकर मजे करो, तब तक मैं यहाँ पर पहरा दूंगा। इधर लॉन्गशान फेंग हान से कह रही थी कि वैसे तो तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो, लेकिन इस बार तुमने भी बेवकूफी कर दी। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड देकर मामूली सा वुडन पीस एक्सचेंज कर लोगे। और मैं जानती हूँ ये सब तुमने बस शाओलिंग को उकसाने के लिए किया था। ये सुनकर फेंग हान हंसने लगा। वो कह रहा था, ना लॉन्गशान, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वो वुडन पीस मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक और अमेजिंग लग रहा था। मेरे पास वुड की ट्रू ची पावर है, तो मुझे लगा कि शायद आगे चलकर वो वुडन का पीस मेरे कुछ काम आएगा। और रही बात शाओलिंग को उकसाने की, तो उसके लिए मेरी बात यही काफी है। जिस पर लॉन्गशान कहने लगी कि हाँ, वो बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो सी माउंट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मेरे ख्याल से हम उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पर संभाल कर रहना होगा। जिस पर फेंग हान कहता है कि तुम एकदम ठीक कह रही हो, इस साउथ चाइना सी के लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं, ये सभी लोग बस अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन देखो, तुम्हारी 7 ग्रेट जेली फिशेस रेडी है, तुम इन्हें जल्दी से रिफाइन करके ट्रूची पावर की 2nd लेवल पर पहुंच जाओ। अगर तुमने जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम आने वाली मुसीबत से फाइट कर सकते हैं। इसीलिए लॉन्गशान तुरंत ही कल्टीवेट करने बैठ गई। उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी फिशेस को अपने पास बुला लिया। फेंग हान देखता है कि वो सारी जेली फिशेस लॉन्गशान के आसपास घूम रही थी, इसलिए अब वो भी कल्टीवेट करने के लिए दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। फेंग हान नोटिस करता है कि ये कमरा भी सेम टू सेम लॉन्गशान के रूम जैसा है। अब वो तुरंत ही अपनी वुडन निडल से वहाँ पर भी एक ट्रैप बिछा देता है, ताकि कोई भी उस पर स्नीक अटैक ना कर पाए। इधर लॉन्गशान ने भी अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उन जेली फिशेस को रिफाइन करना शुरू कर लिया था। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हुई तो ट्रूची रेल्म पर पहुंच जाएगी। इधर फेंग हान उस वुडन पीस को बाहर निकाल लेता है। वो यान से कह रहा था कि जल्दी से आकर मुझे
बताओ कि इस वुडन पीस का ओरिजिन क्या है। फैंगहान के बुलाते ही यान वहाँ पर आ चुका था। अब उस वुडन पीस को काफी गौर से देखने लगा। वो कहता है फैंगहान, ये वुडन पीस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, रुको मैं अभी इसके बारे में पता करता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही कल्टीवेशन मुद्रा में बैठकर अपनी येलो रिवर की पावर को एक्टिवेट कर देता है। येलो रिवर की पावर उस वुड फ्रेगमेंट को चेक कर रही थी, लेकिन यान को उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब तो यान भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहते हैं फैंगहान, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे येलो रिवर का पानी पेनिट्रेट न कर पाए, मगर येलो रिवर का वाटर भी इसके सामने फेल हो चुका है। इसलिए अब यान ने दूसरी मेथड का यूज किया। वो 5 प्रिजन किंग कुल्ड्रन की फायर का यूज करके उस वुड के ओरिजिन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रू फायर भी वुडन के पीस को रिफाइन नहीं कर पाती। इसलिए यान फैंगहान से कहने लगा कि इस वुड का ओरिजिन जानने का बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। तुम अपनी वुड एम्परर की ट्रूची पावर का यूज करके इसे रिफाइन कर सकते हो, जिसके लिए फैंगहान भी तुरंत ही राजी हो जाता है। यान कह रहा था कि तुम्हारी वो टेक्निक किसी भी सब्सटेंस को रिफाइन करने के काबिल है। हेवन एंड अर्थ में ऐसा कोई भी वुड नहीं जिसे तुम रिफाइन ना कर पाओ। तब तक फैंगहान ने भी अपनी ट्रूची पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो अपनी वुडन टेक्निक का यूज करके उस टुकड़े को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फैंगहान की कई कोशिशों के बावजूद भी वो वुड का टुकड़ा रिफाइन नहीं होता, जो देखकर यान भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो खुद से ही कहता है कि येलो स्प्रिंग वाटर इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाई, ना ट्रू फायर का इस पर कोई असर हुआ। इतना ही नहीं, ग्रीन एम्परर वुड सोवरेन टेक्निक भी इसे रिफाइन नहीं कर पाई। और तभी यान को अपने सारे जवाब मिल चुके थे। वो कहता है फैंगहान, मैं जान चुका हूँ कि ये वुड फ्रेगमेंट किस चीज का है। फैंगहान देखता है कि यान तो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस बंद कर दी। इधर यान जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि वो सारी पुरानी कहानियाँ सच है। इधर फैंगहान भी उस चीज को जानने के लिए बेताब था। तभी यान कहता है फैंगहान, ये है जियानमू। फैंगहान ने तो जियानमू ये नाम पहले बार सुना था। यान कहने लगा कि इस जियानमू का दूसरा नाम है यूनिवर्स ट्री। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये पेड़ सदियों पहले एग्जिस्ट किया करता था, और वो भी बराबर इस दुनिया के सेंटर में। इसी पेड़ ने इस दुनिया के लोगों को इमॉर्टल रेल्म से जोड़ दिया था, लेकिन बाद में कुछ एंशिएंट पावरफुल बीइंग्स ने इसे काट दिया। अब वो पावरफुल लोग कौन थे इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस पेड़ के कटने के बाद ही इमॉर्टल और मॉर्टल्स अलग हो गए। मॉर्टल और इमॉर्टल्स के दरमियान की जो पाथ है वो हमेशा के लिए बंद हो गई। वेल, ये बात अब काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए लोग भी इस यूनिवर्सल ट्री को हमेशा के लिए भूल गए। अब फैंगहान यान से पूछ रहा था कि क्या मैं इस वुड फ्रेगमेंट का यूज कर सकता हूँ, जिस पर यान कहता है ना, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं, मगर ये मत भूलो कि ये टुकड़ा उसी यूनिवर्सल ट्री का है। अगर तुम इसके वुड स्पिरिट की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाए तो तुम्हारी ग्रीन एम्परर वुड सोवरेन टेक्निक काफी आगे तक जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस टेक्निक की नई लेवल को अनलॉक कर दो। फिलहाल तो हमारे पास बस एक छोटा सा टुकड़ा है, तो उसे कैसे यूज किया जाए इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इधर चांगशाओ के आगे बस एक ही सवाल था। वो कहता है कि इतना स्पेशल वुड उस सी माउंट के हाथ कैसे लगा होगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये टुकड़ा उसने कई लोगों को दिखाया होगा, मगर वो सभी लोग इस वुड फ्रेगमेंट को मामूली समझने की भूल कर बैठे। अब देखो ना, तुम खुद इतने स्मार्ट हो, लेकिन पहली नजर में तुम भी इसे पहचानने में फेल हो गए थे। खैर वो सब छोड़ो, तुमने अभी अभी इमॉर्टल रेल्म का जिक्र किया था, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो? जिस पर यान कहने लगा कि इमॉर्टल रेल्म एक खास स्पेस टाइम है, वहाँ पर बस वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने इस दुनिया के सभी रूल्स को समझ लिया हो। वहाँ जाने के लिए तुम्हें अर्थ एंड हेवन पर लगे हुए बैरियर्स को ब्रेक करना होगा, तभी जाकर तुम उस स्पेशल स्पेस में एंटर करके इमॉर्टैलिटी हासिल कर पाओगे। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि यान, तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम भी एक जमाने में इमॉर्टल हुआ करते थे, लेकिन फिर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया गया। जिस पर यान कहता है, हाँ, दरअसल मेरे पुराने मास्टर एम्परर यान हुआंग पर किसी ने अटैक किया था। उस वक्त एम्परर यान हुआंग इमॉर्टैलिटी हासिल करने के आखिरी स्टेप पर थे। मैं उस बंदे को सही से देख पाऊँ इससे पहले ही मुझ पर भी अटैक हो गया था, और ये काम था लेजेंडरी इमॉर्टल्स का। जिस पर फैंगहान कहता है कि इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें हराने की ताकत रखते हैं। जिस पर यान कहता है कि मुझे एम्परर यान हुआंग ने बताया था कि इमॉर्टल रेल्म में एक इटर्नल लाइफ का गेट है। अगर किसी बंदे को इटर्नल गेट मिल जाए और वो सक्सेसफुली उसमें एंटर करे तो आसानी से एक इमॉर्टल बन जाएगा। भले ही फिर हेवन एंड अर्थ बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, वो बंदा हमेशा जिंदा रहेगा। चांद और सूरज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मगर वो बंदा नहीं। उस बंदे को एक इटर्नल लाइफ की प्राप्ति होगी, मगर ऐसे लोग हमसे काफी ज्यादा दूर हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना होगा। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो, यहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग बनने का कोई फायदा नहीं, हमें और आगे बढ़ के इमॉर्टैलिटी को हासिल करना ही होगा। साथ ही हम इन लेजेंडरी इमॉर्टल्स के
बारे में भी पता करेंगे। इधर शाओलिंग वांगुई सी मार्केट में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर अलग अलग क्रीचर्स थे जो कि शाओलिंग ने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। तो अब वो मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए कैंडिड हॉर्स बेचने वाले बंदे के पास पहुँच गयी। इस बंदे ने पहले भी शाओलिंग को हॉर्स बेचने की कोशिश की थी, मगर फैंगहान ने उसे मना कर दिया। अब जैसे ही शाओलिंग उससे कैंडिड हॉर्स लेती है, इस बंदे ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसे ट्रैप कर लिया। वो कह रहा था, माय लेडी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक बैरियर है ताकि हम बिना किसी डिस्टरबेंस के बात कर पाए। शाओलिंग देखते ही कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ब्लैक टर्टल था। इसे लोग मास्टर जियाओ के नाम से भी जानते हैं। शाओलिंग उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हें मेरे साथ क्या काम है, जिस पर वो कहता है कि आपने जिस पवेलियन को विजिट किया था वो मेरा ही पवेलियन है, देखा जाए तो आप हमारी मेहमान हो। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि जियाओ तुम तो बड़े ही शातिर निकले, पता नहीं तुमने वांगुई के लोगों को कैसे झांसा दिया जो वो लोग तुम्हारे जैसे बंदे को अपना मास्टर बना बैठे। खैर वो सब छोड़ो, अब मुद्दे पर आते हैं। जिस पर वो कहता है, ग्रेट लॉर्ड मॉलिन, आप एक पावरफुल सेक्ट के लिए काम कर रही हो जिसका नाम है युवा सेक्ट, और कुछ दिनों पहले आपने उसी सेक्ट से एक पैगाम भेजा था जिसमें आपने एक बहुत ही प्राचीन और स्पेशल डिमोनिक ट्रेजर का जिक्र किया। आई होप आपको उस पैगाम के बारे में याद ही होगा। इधर शाओलिंग तो उस ट्रेजर के जिक्र से ही काफी ज्यादा परेशान हो गई। ब्लैक टर्टल कहता है कि मैं वांगुई मार्केट का मास्टर बनने से पहले आपके डीमन क्लैन में काम करता था, और अब एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि आपके डीमन क्लैन के साथ एक हो जाऊं। हम दोनों मिलकर उस स्पेशल ट्रेजर को हासिल करेंगे। तो बताएं ग्रेट लॉर्ड मॉलिन, आपका इस पर क्या ख्याल है? गाइस, मॉलिन ये शाओलिंग का डिमोनिक नेम है, लेकिन उसे बदलकर फैंगहान ने इसका नाम शाओलिंग रखा था। तो अब शाओलिंग कहने लगी कि शायद तुम 5 रीजन किंग कोल्ड्रन की बात कर रहे थे। जिस पर ब्लैक टर्टल कहता है, ना, वो कोल्ड्रन तो एक मामूली सा ट्रेजर है, मैं तो हुआंगचुआन ड्राइंग यानी कि डॉमेन ड्रैगन पिक्चर की बात कर रहा हूँ। और तभी शाओलिंग को याद आता है कि एक बार उसने फैंगहान पर गुस्सा हो के एक परिंदे के जरिए पैगाम भेजा था जिसमें उसने हुआंगचुआन ड्राइंग का भी जिक्र किया था। इसलिए वो कहने लगी कि हुआंगचुआन ड्राइंग सबसे ज्यादा खास है, वो ट्रेजर ऐसे ही हमारे हाथ नहीं लगेगा और ना ही मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है, इसलिए तुम उस ट्रेजर को हासिल करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मगर वो बंदा तो शाओलिंग को भड़काने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था कि आप एक डीमन क्लैन के लॉर्ड हो, मगर आपको उस मामूली से बंदे ने अपना सर्वेंट बना के रखा। आप उन मॉर्टल्स को चाय पानी पिलाने का काम कर रही हो, क्या आपको ये सब करने में शर्म नहीं आती? उस फैंगहान ने आपको एक टैलिस्मान में कैद करके रखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको उस टैलिस्मान से आजाद करवा दूंगा। अब उसकी बातें सुनकर शाओलिंग के अंदर मौजूद टैलिस्मान उसे तकलीफ देना शुरू कर देता है। उसकी हालत देख ब्लैक टर्टल कह रहा था कि आप तो उस बंदे के बारे में कुछ गलत भी नहीं सोच सकती, शायद इसी वजह से आप उसकी ईमानदार सर्वेंट बन के घूम रही हो। तो बताओ ग्रेट मॉलिन, आजाद होना है आपको? हालांकि शाओलिंग फैंगहान को धोखा देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ब्लैक टर्टल पर हमला कर दिया। मगर उसी वक्त वो बैरियर ब्रेक होकर शाओलिंग सीधे गुलामों के बीच में जाके गिर गई थी। वो लोग कहते, अरे वाह, इतनी क्यूट लड़की यहाँ पर कैसे पहुँच गई? इसकी तो काफी तगड़ी कीमत रहेगी। अब वो गुलामों को बेचने वाला बंदा शाओलिंग को चेक करने लगा। वो कहते, देखो तुम्हारे दांत कितने सफेद है, होठ भी एकदम मस्त लाल है और फिगर भी कमाल का है। आज तो तुम्हें सेल करके मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी अच्छी फैमिली में ही बेचा जाएगा जहाँ पर तुम्हें मजे भी मिलेंगे और तुम खुश भी रहोगी। उसी वक्त शाओलिंग की नजर वहाँ मौजूद गुलामों पर गई जिन्हें जबरदस्ती बेचने के लिए लाया गया था। उनकी हालत देखकर शाओलिंग की डिमोनिक पावर्स अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईवल ऑरा रिलीज हो रही थी, और अब उसने गुस्से में सीधे जाकर उस बंदे को चोक करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा डर गए थे। शाओलिंग की इस हरकत ने पूरे मार्केट में अफरा तफरी मचा दी, और अब शाओलिंग 1 सेकंड के अंदर ही उस बंदे को निपटा देती है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। अब शाओलिंग उन गुलामों से कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मगर वो लोग तो वहाँ से भागने के लिए भी डर रहे थे। तो शाओलिंग ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि शायद तुम लोगों को ही स्लेव बनने का ज्यादा शौक चढ़ा है। अब मैं तुम सबसे आखिरी बार बोल रही हूँ कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और इस बार उन लोगों ने शाओलिंग की बात तुरंत ही मान ली थी, जिसके बाद वांगुई सी मार्केट में एक अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें अच्छाई और बुराई का लेक्चर दिया जा रहा था। तो शाओलिंग भी गौर से उस आवाज को सुनने लगी। दरअसल वांगुई सी मार्केट में झगड़े करना अलाउड नहीं था। अगर यहाँ पर किसी ने गलती से भी फाइट की तो उसकी गर्दन उड़ाई जाती है, मगर अपनी शाओलिंग ने तो कत्ल ही कर दिया था। तो मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट भी उसी को पनिश करने के लिए की जा रही होगी। शाओलिंग ने फैंगहान की बात ना मानते हुए बहुत बड़ा कांड कर दिया। अब यहाँ के ब्रूटल कानून से फैंगहान शाओलिंग को कैसे बचाएगा, ये तो देखने लायक होगा।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।